हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बल एवं गति। आरआरबी ग्रुप डी का जो बल एवं गति का जो पहला भाग हुआ था उसका ये दूसरा भाग होगा। इससे हम लोग आज जो है दूसरा भाग देखेंगे। तो ये हम लोग का दूसरा भाग होगा और इसमें कितने सवाल हैं, ये लगभग हमको लगता है इसमें 30-40 जो बच गए थे सवाल पहले वाले में वो दूसरे वाले में हैं। तो आज हम उसको सारे सवालों को देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो करते हैं शुरू और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो देख लीजिए, पहला सवाल इसमें है 44वां। 43 तक हुआ था उसमें, अब इसमें जो है 44वां से स्टार्ट होगा। अधिक गहराई तक कील को ठोकने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसमें है भार बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए। इसमें ऑप्शन फिर डी दिया है बी और सी दोनों, यानी बी और सी, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला दोनों। तो हाँ बिल्कुल है, इसमें जड़त्व भी उसमें बढ़ जाएगा और उसमें एम का मान बढ़ने से क्या है, बल का मान भी बढ़ जाएगा और द्रव्यमान का मान भी बढ़ने पर भी क्या होगा, जड़त्व का मान बढ़ जाता है। क्योंकि जड़त्व जो है वो माप होती है, यही जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व उतना अधिक होगा और द्रव्यमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा अगर वो वस्तु गति कर रही है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल, किसी वस्तु में विस्थापन किस बल के द्वारा होता है? संतुलित बल, असंतुलित बल, नाभिकीय बल या सभी? इसका ऑप्शन होगा असंतुलित बल। अगर संतुलित बल अगर होगा लागू तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो वस्तु जो है वहीं ठहरी रहेगी, वहीं स्थिर रहेगी। लेकिन जब असंतुलित बल स्थापित हुआ, मान लीजिए 10 न्यूटन का इधर लगा और इधर लगा अगर 5 का, तो ये 10 वाला जो है ये 5 की तरफ चला जाएगा। तो असंतुलित बल द्वारा होता है वस्तु में विस्थापन। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। अगला सवाल, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल या सर्पिल घर्षण बल? वो है स्थैतिक घर्षण बल। वस्तु जब स्थिर होगी तब, और वो अगर सरकेगी तो क्या होगा, सर्पिल, और लुढ़केगी तो क्या होगा, लोटनिक होगा। आगे, वह बल जो गति के हमेशा विपरीत कार्य करता है? संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल या गुरुत्वीय बल? तो देखिए वो असंतुलित बल ही होता है, लेकिन उसको हम लोग बोलते क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है गति के हमेशा विपरीत करता है कार्य। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे अगर समझिए कि हम मान लीजिए चल रहे हैं, ये ज़मीन पर हम ऐसे चल रहे हैं, तो जब हम लोग चलते हैं तो बढ़ते आगे की तरफ हैं पर ये बल लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये एक क्षयकारी बल है। क्या है, कैसा बल है? क्षयकारी बल है, घर्षण बल। और यह दो सतहों के मध्य करता है कार्य। कौन सा? घर्षण बल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो वस्तु फिसलती है उसके मध्य कौन सा घर्षण बल लगता है? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल या सर्पिल? होगा सर्पिल। सरकने वाली कोई चीज़, जैसे स्लेज गाड़ी होती है सरक रही है, बच्चे जो खेलने वाला होता है सरकने वाला, उस पे सरक रहे हैं। कोई फिसल गया चिकनी सतह पर, वो भी क्या होगा, सब सर्पिल घर्षण बल के उदाहरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जब वस्तु लुढ़कना प्रारंभ करती है तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगता है? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल या सर्पिल घर्षण बल? जब वस्तु लुढ़कती है तो इस पर करता है लोटनिक घर्षण बल और इसका मान सबसे कम होता है, सबसे कम लोटनिक का होता है। इसमें सबसे अधिक क्षय ऊर्जा का कम होता है, जबकि सर्पिल में ज़्यादा होता है। सरकेगा, गति करेगा, और गति जब बढ़ता है तो घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। ये दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ये भी एक बल का प्रकार है। आगे, बॉल बेयरिंग में कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल या सर्पिल? लोटनिक। बॉल बेयरिंग क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, इनके बीच गोल गोल छल्ले होते हैं, इस तरह के गेंद होते हैं, छर्रे होते हैं लगे हुए, ये लुढ़कते हैं। ये फिक्स होता है, ये भी होता है फिक्स, घूमते ये
बीच के गेंद ये छर्रे होते हैं। तो ये भी लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण है। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। मनुष्य जमीन पर न्यूटन के किस नियम द्वारा आगे चलता है? प्रथम नियम द्वारा, द्वितीय नियम द्वारा, तृतीय नियम द्वारा या सभी? तो मनुष्य ज़मीन पर, यानी मान लीजिए ये ज़मीन है और ये है पैर, तो पैर पे आप जब बल लगाते हैं आगे और एक बल कार्य करता है पीछे, ठीक। तो जब आप बल लगाते हैं पीछे की तरफ, अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, ठीक। तो ये होता है तृतीय नियम। इधर लगा एफ तो एक इधर एफ भी लगता है, विपरीत दिशाओं में तृतीय नियम द्वारा आगे बढ़ता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पानी में तैरना, रॉकेट का उड़ना, नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर हटना, बंदूक से दागी गई गोली के समय बंदूक का पीछे की ओर हटना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? इसका ऑप्शन जो होगा वो तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये याद किएगा, थर्ड लाला है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। कूदते समय ज़मीन से चोट क्यों लगती है? देखिए, चोट का लगना, जैसे अब दीवार पे मार दे घूंसा, कूदें या बंदूक सब है, वेग के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ऊंचाई के कारण, भार के कारण। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही ऐसा होता है, चोट का लगना। जैसे कैच करते समय अब गेंद को आप लोग कर उसको कैच करके पीछे की तरफ हाथ जो करते हैं, इसी कारण कि आपको चोट कम से कम लगे। तो चोट का जो एहसास होता है वो थर्ड लॉ के द्वारा होता है, जबकि बल का परिमाण जो होता है हमें वो सेकेंड लॉ द्वारा होता है, यानी सेकेंड नियम द्वारा होता है। अब बल का जो हमें ज्ञात होता है कि बल कहाँ से है, वो पहले नियम द्वारा होता है। इसमें बल का ज्ञान होता है हमें, क्योंकि जड़त्व बल के द्वारा ही हटाया जाएगा, ठीक है। और जड़त्व क्या होता है? दो टाइप का होता है, गति जड़त्व होता है और एक स्थिर जड़त्व होता है। तो वस्तु जो स्थिर है उसमें स्थिर जड़त्व, और जो गति कर रहा है उसमें गति का जड़त्व होगा। बल की माप न्यूटन के किस नियम द्वारा निर्धारित होती है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? बी, द्वितीय नियम द्वारा। इसका माप F बराबर ma, जहाँ F क्या है? बल है, और ये क्या है? द्रव्यमान, और ये है त्वरण। ये है फार्मूला। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। बल प्रकृति का पता हमें न्यूटन के किस नियम द्वारा पता चलता है? बल प्रकृति का भी पता प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? ये है सेकेंड, द्वितीय नियम द्वारा, कि वो बल कितना ताकतवर होगा, धीमा होगा कि तेज होगा, किस तरह का होगा। तो 55 का बी। और देखिए, अगर इसमें मुझे पढ़ाने में अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक भी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम का दूसरा रूप है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? तृतीय नियम है, उसी का है। इसी को कहते हैं संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण कहते हैं इसको। और ये जो है तृतीय नियम का ही एक रूप होता है, और ये होता है m1v1 बराबर m2v2। ये होता है निकाय में संवेग क्या होता है? संरक्षित होती है। एनर्जी इधर से उधर हो भले ही, लेकिन वो बराबर रहती है। ये होता है एक पिंड का द्रव्यमान और उसका वेग दूसरे पिंड का, यानी जो भी ऑब्जेक्ट से वो टकरा रहा है चाहे हट रहा है, उसका द्रव्यमान और उसका वेग। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 10 किग्रा के पिंड में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल का मान होगा। तो देखिए, 10 किग्रा के पिंड में, तो ये दिया है आप उसे लिख लें। F बराबर 10 kg है, A बराबर दिया है 9.8, तो कहता है उत्पन्न त्वरण हेतु बल का मान होगा। एकदम सिंपल सवाल है, F का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आया भी है। F बराबर ma, m का मान दिया है 10, ये है 9.8 बराबर कितना हो जाएगा? 98। ये 98 न्यूटन होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। आगे,
किसी वस्तु पर एक निश्चित बल लगाने से वस्तु की गति कैसी होगी। किसी वस्तु पर एक निश्चित बल लगाने पर वस्तु की गति कैसी होगी। समचाल, समवेग, त्वरण युक्त वेग, असमान चाल। त्वरण युक्त वेग होगा। त्वरण तभी उत्पन्न होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन होना, यानी अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और बटा में क्या है, समय, समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन। ये तभी होता है जब उस पर कोई बल लगे, बल लगेगा तभी होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर आगे 15 कोई पिंड सीधी रेखा में चल रहा है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो इसके वेग में वृद्धि होगी। इसकी वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका वेग वही रहेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, इसकी चाल में वृद्धि होगी। दे रहा है कि कोई पिंड सीधी रेखा में चल रहा है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो इसके वेग में क्या होगा, वृद्धि होगी। इसका वेग वही रहेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, इसकी चाल में वृद्धि होगी। इसका वेग वही रहेगा, अर्थात किसी पिंड पे कोई बल आरोपित न हो तो उसका वेग वही रहेगा। मान लीजिए कोई ये गेंद है, अगर इस पे कोई बल आरोपित न हो तो ये गेंद क्या है, चलती रहेगी, लेकिन ये क्या करेगा, घर्षण है, बल है, हवा का बल है, किसी तरह भी घर्षण इस पे लगेगा तभी ये रुकेगा। अगर घर्षण ना लगे तो वो भी क्या एक तरह का बल है, वो भी अगर नहीं लगा तो ये रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर किसी पिंड पे कोई बल ना लगे तो वो अपनी अवस्था में ही रहेगा, चाहे स्थिर हो तो स्थिर या वो गति कर रही हो तो गति। इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका वेग वही रहेगा। अगला, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वे सदैव पृथ्वी की ओर गिर रही है, उस पर सदैव कोई बल कार्य कर रहा है। देखिए उसके वेग में सदैव क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए त्वरण वृद्धि का मतलब नहीं, जब वेग कम हो या ज़्यादा हो, घट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो त्वरण उसमें उत्पन्न हो रहा है। और त्वरण उत्पन्न होने का मतलब कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का स्पीड कम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आप बल लगा के ब्रेक को घटा रहे हैं या पैर से उसको ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, यानी वेग उसका घट बढ़ रहा है, तो वो त्वरण उत्पन्न होगा। वेग जहाँ कम ज़्यादा होगा त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण तभी होता है उत्पन्न जब उस पर कोई बल, बाह्य बल आरोपित होता हो, चाहे आपके ब्रेक से, चाहे आपके पैर से, या गाड़ी के इंजन से, या गाड़ी के ब्रेक से। किसी बल, ये एक बल रहेगा। किसी बल के अभाव में कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है। किसी बल के अभाव में कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो वो संतुलित बल होगा, असंतुलित बल होगा, घर्षण बल होगा, इनमें से कोई नहीं। वस्तु एक समान वेग से अगर वो गति कर रही है तो उसमें क्या है, असंतुलित बल लगातार उसमें आरोपित हो रहा है। वस्तु गति तभी करेगी जब उस पर कोई भी बल आरोपित होगा, वो भी असंतुलित बल। अब वो असंतुलित बल क्या है, एक तरह का होगा, लगातार उस पर लग रहा है। संतुलित होगा तो वो चीज़ रुक जाएगी। गर्मी के दिन में प्रायः जंगलों में आग लग जाती है, सूखी लकड़ी के कारण, गर्मी के कारण, घर्षण के कारण। इसको करिएगा, घर्षण के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा, घर्षण के कारण। लकड़ी है और इसको दूसरी लकड़ी इस पे आके इसको रगड़ रही है, ऐसे ऐसे रगड़ने से क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा ऊष्मा में चेंज होगी और रगड़कर आग इसमें लग जाएगा। और रगड़ने की दर जितना तेज होगा, घर्षण उतना होगा तेज, वो चीज़ गर्म होगी उतनी तेज़ी से गर्म होगी। जैसे हाथ को आप जितना तेज़ी से रगड़ देंगे, घर्षण उतना ही मान उसका बढ़ जाएगा, तो ऊष्मा भी उसमें ज़्यादा मुक्त होगी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। गति बढ़ने पर घर्षण बल का मान बढ़ता है, बिल्कुल गति बढ़ने पर घर्षण बल का मान क्या है, बढ़ता है। इसका ऑप्शन सीधा सी होगा, स्थिर नहीं, घटता नहीं, ये भी नहीं, बढ़ता है। गति जितनी बढ़ेगी घर्षण बल का मान उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अंतरिक्ष से गिरते हुए उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त जल क्यों जाते हैं, घर्षण के कारण, उल्का के द्रव्यमान के कारण, उल्का के ज्वलनशील के कारण, उल्का चमकदार है, नहीं, घर्षण के कारण। ये उल्का कोई गिर रहा है और हवा के घर्षण के कारण ये क्या होता है, जल जाता है।
निम्न से कौन सा कथन सत्य है? घर्षण क्षयकारी बल है, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा डी, सभी। सभी क्या है? सही है। घर्षण बल क्या है? क्षयकारी बल है, स्थैतिक का मान अधिक होता है और ये वाला मान जो है सबसे कम होता है लोटनिक का। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्रीम निकालने की मशीन में क्रीम दूध से अलग ... बल के कारण होता है। क्रीम होता है हल्का, वो चला जाता है बाहर की तरफ, अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, ये होगा आपका अपकेंद्र बल, निकल जाता है 66 का ए। वॉशिंग मशीन ... के सिद्धांत पे कार्य करता है। अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, अपकेंद्र बल। वॉशिंग मशीन में ऐसे आप कपड़े को जब डालेंगे, इसमें कपड़े को जब डालेंगे भीगा हुआ और ये तेज़ी से घूमता है, जब तेज़ी से घूमता है तो पानी क्या है इन छेदों से निकल के बाहर निकलता है और फिर जमा होकर नीचे ड्रेनेज में गिरता है। तो ये घूमने के कारण होता है और ये बल क्या होता है? अपकेंद्र बल होता है। तो इसका होगा ए सही होगा। बल आघूर्ण का मान है न्यूटन इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर, वाट इंटू सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड। ये होगा आपका ए होगा इसका। बल आघूर्ण है सदिश राशि, अदिश राशि, विमाहीन राशि, इनमें से कोई नहीं। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। होता क्या है? टाउ बराबर एफ एस होता है। एस क्या है? ये दूरी होती है, लंबाई होती है, ठीक है। और बल आघूर्ण क्या है? किसी केंद्र के परितः किसी पिंड को घुमा दे, बल आघूर्ण होता है। किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड से 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाते, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है u दिया हुआ है, पहले u दिया हुआ है कितना? 20 दिया है, फिर v दिया हुआ है कितना? 50 दिया हुआ है, और t बराबर कितना दिया है? 10 है। तो आप सूत्र लगाएंगे v बराबर u प्लस AT, और इसमें v का मान कितना दिया है? 50 बराबर 20 दिया हुआ है, इसमें ये प्लस a हमको निकालना है, और t का मान 10 दे दिया है। इसको से घटा देंगे तो होगा 30 बराबर 10a, इसलिए a बराबर कितना होगा? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, बी सही होगा। और भी तरीके हैं इसके, ये त्वरण का ही होता है सूत्र, ये पहला है फार्मूला है ये गति का। इसका सूत्र होता है v माइनस यू बटा में t, यही होता है a बराबर, ठीक है। अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा के समय का भाग देंगे तो त्वरण आपको मिल जाएगा। तो इसका होगा बी सही होगा। एक गतिमान कण का मंदन 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इस कण का त्वरण क्या होगा? एक गतिमान कोई कण है, उसका मंदन है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मंदन का अर्थ होता है कि अंतिम वेग का मान कम है और प्रारंभिक वेग का मान क्या है? ज़्यादा है। तो जब ये कम में से माइनस ज़्यादा होगा और समय के साथ, तो ये मान हमेशा ऋणात्मक आता है। कोई भी होगा मान होगा ऋणात्मक आएगा ये, इसको कहते हैं मंदन। लेकिन जब मंदन को त्वरण के रूप में हम लिखेंगे तो त्वरण को लिखते हैं, मान लीजिए -10 आ गया तो ये कहलाता है ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को जब हम लिखेंगे, मंदन लिखते हैं तो केवल 10 यहाँ पे लिखेंगे, ऋण को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 5 मीटर प्रति सेकेंड -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर -5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा सी। मंदन अगर 10 होगा तो त्वरण -10 होगा। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो क्या होगा? त्वरण -5 होगा, ठीक। इसको आप दिमाग में डालेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ये, यानी कितना होगा? -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दिमाग में डाले रहिएगा। अगला, उस बल की गणना कीजिए जो 1500 kg के कार का वेग विराम से 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड कर दे। सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या हमें निकालना है? बल। F हमें ज्ञात करना है, M का मान दे दिया है कितना? 1500 kg, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया है T का मान दे दिया है कितना? 10, ठीक है। और
एक कार का वेग इतना कर दे, यानी अंतिम वेग दे दिया है 30 और प्रारंभिक वेग दे दिया है, हमें विराम दिया है तो ये 0। न्यूमेरिकल पे मैंने पूरे वीडियो बनाए हैं, चाहे तो आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सीधा निकालेंगे पहले ए का मान, तो ए बराबर होता है v माइनस यू बटा में टी। पहला होता है सूत्र जो गति का v का मान इसमें दिया है 30 और u का मान दिया है 0 और बटा में t का मान दिया है 10, तो a बराबर कितना हो गया 3। और हम यहाँ पे निकालेंगे अब f बराबर ma, तो f बराबर m का मान दिया है 1500 और गुणे a का मान दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट ये हटा दीजिए, गुणे a का मान इसे मैं लिख दे रहा हूँ गलती से, a का मान है 3, तो f बराबर के 15 तियाँ 4500 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे एक ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गति कर रही है, ब्रेक लगने पर 15 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक से उत्पन्न मंदन की गणना कीजिए। देखिए एक ट्रेन की चाल कितना है 300 मीटर प्रति सेकंड, ठीक चल रही है। ये क्या है प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, रुक जा रही है तो क्या होगा अंतिम वेग हो जाएगा 0। लगा समय कितना है 15 सेकंड, कर दीजिए। a बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा में t। v का मान दिया है 0 ऋण u का मान दिया है 300, अब बटा में कितना दिया हुआ है 15 दिया है जी, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, तो माइनस 20 होगा। अब ये त्वरण होगा, अब मंदन जब लिखेंगे तो केवल 20 होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा ये। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 20 सही होगा। ठीक, अगला 3 पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी 10 केजी 20 केजी है, इनमें से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए जिस जड़त्व क्या है द्रव्यमान की माप होती है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व का मान भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो 20 केजी वाले का जड़त्व ज़्यादा होगा, चाहे वो स्थिर हो चाहे गति अवस्था में हो, उसको रोकने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो जिसको ज़्यादा बल लगा कर रोकना या गति देना होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ता है। ठीक, अगला 2 केजी का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लुढ़क रहा है, पिंड का संवेग होगा। तो संवेग बराबर होता है p बराबर mv होता है। ठीक है, ये ऐसे कर लें आप, mv होता है। तो p बराबर m का मान इसमें दिया है 2 केजी और गुणे ये कितना है 10, तो p बराबर कितना होगा 200 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन होगा बी 200 केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। निम्न कौन सी एक सदिश राशि है। विद्युत धारा, आवेग, चाल, ताप। आवेग क्या है सदिश राशि है। आवेग क्या होता है डेल्टा p बराबर f डॉट टी। f डॉट क्या होता है t होता है। बल गुणे समय को ही आवेग कहते हैं। वेग को दूना करने पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, दोगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि p बराबर होता है mv। इसको दूना करेंगे तो दूना हो जाएगा, चौगुना तो चौगुना। ये कर लिए, देखिए ये होगा, दूना करेंगे तो दूना का मान आएगा। p बराबर इसको अगर 3 गुना करें तो 3 गुना, p बराबर m गुणे 4 तो चौगुना हो जाएगा। तो ये कुल जो थे सवाल 77 हुए हैं पूरे आपके बल एवं गति से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को क्या करिए शेयर करिए, और इसका PDF आपको मेरे GK विद अजीम टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो फिर ये था, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए। अगला जो होगा फिजिक्स का अगला भाग वो हम लोग अगले चैप्टर से सवालों को करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।